Okay, so let us start class. What was discussed in the last class, please? Motion. हाँ जी, बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सुमित, सर जजमेंट एंड डिग्री। सर अपील डिस्कस कर रहे थे सर। अपील। ओके, फर्स्ट अपील आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। संजीव, यस सर, सेक्शन 96 टू 99 ए एंड ऑर्डर ऑफ 41। ओके, मैंने कहा था कि ऑर्डर 41 से एक समरी आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे कि एक मेमोरेंडम ऑफ अपील बनेगा। क्या अपील विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जो फर्स्ट अपील होगी, द फर्स्ट अपील शैल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। ओके, जैसे कि आप एप्लीकेशन देते हैं या सूट फाइल करते हैं, मोशन, जी सर। व्हेन यू इनिशिएट सिविल प्रोसीडिंग, तो अगर आप प्लेंट के जरिए उसको शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज अ सूट। जी सर। प्लेंट के जरिए इनिशिएट करते हैं तो क्या करते हैं हम कोर्ट में? सूट इनिशिएट सूट करते सर। हैं। यस, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ इंजंक्शंस होते हैं, बहुत सारी रिलीफ और हम क्लेम करते हैं, दैट रिलीफ मे बी क्लेम्ड बाय द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सर। यस, तो आप अभी लिमिटेशन में जब आप पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको वहां पर? लिमिटेशन फॉर सूट, एप्लीकेशन एंड फॉर द अपील। अपील, फॉर द अपील। तो ये जो अपील है दैट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये क्वेश्चन प्री में बनता भी है कि अपील शैल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। ओके, क्योंकि मेमोरेंडम क्या है? ओनली द क्वेश्चन विच इज अपील्ड, या फिर क्या है? द क्वेश्चन विच इज इन द सॉरी द इशू विच इज इन द क्वेश्चन। कोई ऐसा इशू जो कि क्या हुआ है, उसको कोर्ट ने क्या किया है? फॉर्मुलेट किया है, और उसको अपील किया जाएगा। ओनली दैट क्वेश्चन शैल बी अपील्ड। पूरा का पूरा जजमेंट नहीं, पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं, ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है वो अपील है। अपील में फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, जैसा भी हो, एज पर दी प्रोविजंस गिवन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आपने देखा कि 96 टू 99 ए प्रोविजन रिलेटिंग टू ओरिजिनल फर्स्ट अपील। provision relating to appeals from original decree means किसी भी कोर्ट में, अगर वो कौन सी कोर्ट्स हैं नेहा? हम किन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं? कोर्ट मीन्स सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात है। जी नहीं, यहां पर सिविल कोर्ट का मतलब क्या है रश्मि? कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर हम जज, यहाँ पे कोर्ट सिविल ऑफ, जज सीनियर डिवीजन, यस, कोर्ट ऑफ सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जूनियर जज, डिवीजन, यस स्मॉल यस, कॉजेज कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट। तो ओरिजिनल डिक्री की बात, यहां से ओरिजिनली एक डिक्री बनी है। नेहा, समझ में आ रहा है? जब आप सूट लेकर जी के सर। जाती हैं, जिस कोर्ट में जाते हैं आप सूट लेकर के, वो सूट क्या होता है? डिस्पोज ऑफ होता है, तो आपको डिक्री मिलती है, जजमेंट आता है, डिक्री मिलती है आपको। वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट हो या फिर वो सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, जूनियर डिवीजन हो, या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ओरिजिनल डिक्री वो हाई कोर्ट की भी हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल डिक्री होनी चाहिए। करेक्ट। इसके साथ ही हमने जो प्रोविजंस डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसी डिक्री हैं जिनमें प्रिलिमिनरी अगर डिक्री की अपील नहीं की गई तो फिर फाइनल डिक्री की अपील नहीं किया सकते। नो। जहां पर प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं की गई है, यानी अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील प्रेफर्ड फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, जहां पर प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील प्रेफर नहीं की गई है वहां पर सिर्फ फाइनल डिक्री की ही अपील होगी। ओके, डिक्री मीन्स कोई भी डिक्री हो सकती है, वो प्रिलिमिनरी डिक्री हो या फाइनल डिक्री हो, उसकी ओरिजिनल अपील हो सकती है। आपने देखा था, साथ ही में आपने ये भी देखा था कि जब जजमेंट आएगा तो अगर कहीं डिवीज़न बेंच है तो डिसीजन कैसे क्लियर हो पाएगा? मेजॉरिटी डिसीजन देखा जाएगा। क्यों? 98 में आपने देखा था कि डिसीजंस वे अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, जहां पर अपील का किसने सुनी है?
When appeal is heard by 2 or more judges, then decision shall be given by the majority of the judges. वहाँ पर एक ऑड और आएगा और वो मेजोरिटी डिसीजन लिया जाएगा. करेक्ट. ये चीज़ें आपने देखी थी वहाँ पर. इसके साथ ही आपने देखा था कि नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. कि कहीं पर अगर ज्यूरिसडिक्शन से अगर अफेक्ट नहीं हो रहा है पार्टीज को. आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शन का जो डिफेक्ट है, वो ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट कैसा होना चाहिए. इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का अगर डिफेक्ट है, देन क्या हो सकता है, इट कैन बी क्योर्ड. एंड it is, if it is an inherent jurisdiction, there is a lack of inherent jurisdiction, then it can be challenged and it can be reversed or modified in appeal. Are you getting my point? सृष्टि Yes, sir. क्या है कि 99 में भी यही लिखा है कि नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी. किसी भी डिक्री को ना तो मॉडिफाई किया जाएगा और ना ही किसी तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जाएगा. ओनली ऑन द इरेगुलरिटी ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन. 99 में क्या है, इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अगर एक्सरसाइज हुआ है किसी ओरिजिनल डिक्री में, तो क्या नहीं किया जा सकता, उसकी अपील होगी. बट अपील में क्या नहीं किया जा सकता है, ओनली द इरेगुलरिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी क्योर्ड. खाली इरेगुलरिटी अगर ज्यूरिसडिक्शन में है तो उसको मॉडिफाई, रिवर्स नहीं किया जाएगा. 99 प्रोहिबिट करता है अपील को, प्रोहिबिशन ऑन द अपील. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुमित, इज इट क्लियर? संजीव, Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पर? मोशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. No, sir. आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है मोशन, पीछे की क्लासेस आप कवर करिए. इसके साथ ही बात आती है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रिजुडिशियली अफेक्टेड. 47 में क्या दिया गया है, कोई बता सकता है मुझे? सृष्टि, Questions to be determined by the court executing decree. ऑर्डर 47, सॉरी सेक्शन 47, सेक्शन 47 Section 47 का ही बता. क्या दिया गया है? Question to be determined by the court executing decree. अच्छा, हमें एक चीज़ और देखनी है कि जब कोई कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही है, जैसे कि डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री आ गई है, ठीक है. इफ डिक्री इज इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और अगर प्लेंटिफ एक्सपायर हो जाता है उस डिक्री के आने के बाद, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? हु विल डिसाइड दिस क्वेश्चन? Executing court. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी इसको. तो ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वेदर एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 कैन बी रिवर्स और मॉडिफाइड, वेदर अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर. नेहा, जी सर. अगर किसी पिता के खिलाफ, सॉरी पिता के फेवर में डिक्री आ गई है, लेकिन पिता एक्सपायर हो जाता है, अब ये डिसाइड करना है ये दो लोग हैं, इनमें से कौन सा ओरिजिनल बच्चा है ए का, यानी पिता का. और ये अगर कोई कोर्ट डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वेदर अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर. दिस इज अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 47. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुमित, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सृष्टि, यस सर. क्या समझ में आया? सर अगर क्वेश्चन है कि एलआर कौन होगा, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन There are करेगी, लेकिन certain उसकी function. There are certain function of the executing court. रश्मि, the executing court जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वो भी हो सकती है, या जहां पर उस एग्जीक्यूट करने के लिए डिक्री को भेजा गया है, दोनों हो सकती है. और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के कुछ फंक्शन हैं. अभी हम जब एग्जीक्यूशन डिक्री पढ़ेंगे तो हम और डीपली डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के क्या फंक्शन है. तो अगर कोई क्वेश्चन जो कि अंडर सेक्शन 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिसाइड किया है कोई क्वेश्चन को, वेदर अपील शैल बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, यहाँ पर लिखा है कि अनलेस और अनटिल इट इज नॉट अफेक्टिंग प्रिजुडिशियली. क्या लिखा हुआ है सुमित? Unless it is not prejudicially affecting the merits of the case,
अगर वो किसी तरीके से केस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, खाली यही पता करना था कि ये जो फादर है ए, इसका बेटा है सी, और यही क्लियर कर, आफ्टर सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर सीइंग द रिकॉर्ड्स, if it is inferred that yes, C is a child of A, तो बस इट्स ओके, कोई बात नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, एंड दिस ऑर्डर कैन नॉट बी रिवर्स एंड मॉडिफाइड इन द अपील। सुमित, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए आप लोग प्लीज, आप लोग एक्टिव नहीं है आई थिंक। सुमित, एम आई ऑडिबल? मोशन, जी सर, यू आर ऑडिबल। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है प्लीज? ये चीज समझ में आ रही है? रश्मि, मैं क्या बताना Yes, चाहता हूँ, sir. क्या बताना चाहता हूँ मैं? सर आपने बताया कि जो सेक्शन 47 में अगर तब तक अपील नहीं होगी जब तक कोई नहीं रश्मि, अपील होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपील नहीं होगी। देखिए 99A में थोड़ा सा नज़र डालेंगे आप, तो क्या लिखा है कि नो ऑर्डर, सर नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स और मॉडिफाई अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। यस, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑर्डर को 47 का जो ऑर्डर है, 47 में अगर आप चाहेंगे तो देख भी सकते हैं प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, 47 में देख लीजिए क्या ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं लग रहा है। प्लीज़ सेक्शन 47 में कोई जाएगा, ओपन करेगा, वहाँ पर बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी, जो कि बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के। पढ़े सर? हाँ, एक बार देखिए क्या है 47, सेक्शन 47 देखिए, ओपन प्लीज। Section 47, question to be determined by the court executing decree, clause 1, subsection 1. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge, or satisfaction यस प्लीज, determined by the court हाँ shall be determined executing the decree and a separate suit. ओके प्लीज। सृष्टि Subsection प्लीज, नेहा रुक जाइए, आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ सृष्टि, एक बार प्लीज Section- रीड करेंगे। Yes, sir. Section 47, question to be determined by the court executing decree. Yes. Clause Rule 1. Section subclause 1. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge, or satisfaction of the decree shall be determined by the court. प्लीज प्लीज रुक जाइए। कोई भी क्वेश्चन डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी डिक्री के सेटिस्फैक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, और थर्ड क्या है सृष्टि, तीसरी क्या चीज़ है? Satisfaction, सेटिस्फैक्शन, एग्जीक्यूशन, और क्या है? discharge. डिस्चार्ज ऑफ द डिक्री। इन तीनों चीज़ों को करने के लिए अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कोई क्वेश्चन अगर डिसाइड करना पड़ रहा है, वो 47 में सारे के सारे ऑर्डर्स तब तक रिवर्स और मॉडिफाइड नहीं किए जाएंगे अपील में, जब तक क्या नहीं होगा, इट इज नॉट प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। इज इट क्लियर रश्मि? यस सर। क्लियर है अब ये? हाँ बस, यस सर। चलिए, इसके साथ ही हमने बात की थी कि 41 की, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा था एक समरी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे 41 की। 41 क्या है? 96 रेड विथ 41, फर्स्ट अपील के प्रोविजंस दिए गए हैं कि कंटेंट क्या होगा। वैसे हम लोग डिक्री के कंटेंट तो देख ही चुके हैं, क्यों? हमने देखा था डिक्री का कंटेंट क्या है। इसी तरीके से अपील का भी एक कंटेंट है कि अपील में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे वो फॉर्मेट होगा, किस तरीके से अपील फाइल करेंगे, कब अपील फाइल नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके लिए हमने डिस्कस भी किए थे कुछ प्रोविजंस। सुमित, एम आई ऑडिबल या आपने ज्वाइन ही करके छोड़ दिया? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। 41 हमने डिस्कस किया था, संजीव याद आ रहा है आपको?
Yes, sir. तो आप लोग एक समरी प्रिपेयर करेंगे। 36 रूल्स हैं इसमें। कितने रूल्स हैं 41 में? 36. 36। सिर्फ आप उनमें जनरल कुछ रूल्स हैं जिनको आप कंटेंट में हमारे देख लेंगे, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कुछ आप अपने आप देख लेंगे, जैसे फॉर्म ऑफ अपील क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील के तरीके से होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ ही कहाँ पर अपील नहीं हो सकती, प्रोहिबिशन ऑन अपील है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। आप लोग एक बार क्या करेंगे, एक समरी प्रिपेयर करेंगे हाफ एंड पेज में। ओके नेहा? वैसे आप जी लोग सर। ऐसे कितने लोग हैं जो मैं कहता हूँ करता है वो? आपने इससे पहले भी मैंने कुछ ऑर्डर्स बोले थे जिनकी समरी प्रिपेयर करनी थी आपको, एक ब्रीफ। 36 रूल्स हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट 2 3 4 रूल्स देख लो और उनको नोट कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रूल है। हाँ जी बताइए, किसी ने प्रिपेयर किया था? देखिए प्रिपेयर करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताकर ही जा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता ना कि सब कुछ एक एक लाइन पढ़ाऊँ फिर मैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, जिस सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है जनरल। ठीक है, कि कैसे अपील फॉर्म की जाएगी, क्या क्या होगा अपील में, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ अपील। क्या है? अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री। हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आज संजीव? अपील्स फ्रॉम Appellate degree. अपीलेट डिक्री। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था 96 to 99 तक? अपील्स फ्रॉम Original decrees. ओरिजिनल डिक्री, करेक्ट। हाँ तो प्लीज एक बार कुछ ब्रीफ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज अ सेकेंड अपील। क्या लिखा आपने नेहा? So appeals from appellate decree, that is second decree. यस, सेक्शन Appeal, 100। second appeal. हाँ, सेक्शन 100 to 103, सेक्शन 100 to 103 कॉमा 107 कॉमा 108 read with order 42, read with order 42 order 42 order 42 deals with second appeal। अब बात आती है कि ये सेकेंड अपील की जरूरत क्या है, क्यों सुमित? जब Yes, sir. एक बार अगर अपील हो गई है तो बार बार अपील करने का क्या मतलब है? एक तरफ प्रोसीजर कहता है कि बहुत मिनिमम टाइम लिया जाए, इजी डिस्पोजल किया जाए, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा इफ न्यूमरस अपील्स आर गिवन, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, सुप्रीम कोर्ट, इतने सारे चैनल्स बना दिए गए हैं। तो हाउ पर्पस शुड बी achieved। Solve. yes, how Achieved. purpose should be achieved means the purpose of the CRPC क्या है, CPC क्या है? डिले द डिस्पोजल ऑफ द सूट्स। क्या करना है? डिले करना है, रिड्यूस द डिले डिस्पोजल ऑफ द सूट्स। ओके, रिड्यूस करना है, डिस्पोजल जल्दी से हो। ठीक है, लेकिन यहां पर अपील करके इन्होंने बड़ा सारे प्रोविजन दे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपील के प्रोविजन दिए गए हैं। तो अब एक केस मालूम हुआ कि 30 40 साल चल रहा है, लेकिन वन प्रोविजन 100 इज सब्स्टिट्यूटेड। आप देखेंगे प्लीज, सेक्शन 100 की तरफ नजर डालेंगे एक बार, प्लीज सी सेक्शन 100 एंड आई थिंक देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन। No appeal
No further appeal in certain cases. Sorry, sir. It's 100A. Sorry, second appeal 100 में. हाँ जी, 100 में देखिएगा सेकेंड अपील, देखिएगा कोई प्रोविजन सब्स्टिट्यूट है क्या? Is there any substitution in section 100? इतना टाइम नहीं लगता है नेहा, आई थिंक फुटनोट देखेंगे, ऊपर ही दिया गया है. हाँ सर, ब्रैकेट तो ऊपर से स्टार्ट हुए एंड देख. हाँ जी, सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 104 ऑफ 1976. हाँ जी, सर पूरा 100 ही है. हाँ जी, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट किया गया है. एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपील्स को कन्फाइन किया गया है. क्या किया गया है? अपील क्या की गई है? कन्फाइन की गई. अपील इज कन्फाइन मीन्स कि नॉट इन एवरी केसेस अपील शुड बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द अपीलेट डिक्री. अगर कोई अपीलेट डिक्री है, वो लोअर कोर्ट की डिक्री है या फिर वो हाई कोर्ट की डिक्री है, तो ऐसा नहीं कि इन एवरी केस अपील शुड बी प्रेफर्ड. देयर आर सर्टेन कंडीशंस हैज बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 100. सेकेंड अपील कैन ओनली बी प्रेफर्ड इन दीज केसेस एंड दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड. It is not open to all that every person can approach to the second appeal. Every person approach to the court for the second appeal under section 100. This remedy is a discretionary remedy, and if person aggrieved party fulfills the criteria given under section 100, then he can approach to the court for a second appeal. And high court, if high court is satisfied that the case involves a substantial question of law, please anyone please read a section 100, please. section 100 read करेंगे, second appeal. Okay, sir. हाँ जी, Save as otherwise expressly provided in the body of this code or any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. okay. Save as otherwise, there is some one saving clause also. If anything is otherwise provided and saved, so leave it. अगर कहीं किसी एक्ट में या कहीं और जगह या इसी कोड में कहीं और पर ऐसा लिखा हुआ है कि सेकेंड अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर और दिस डिक्री, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. लेकिन जनरली क्या है मोशन? High Court सुनेगा sir. High court shall hear the appeal, second appeal, and from the subordinate courts, high court shall hear the appeal. And condition क्या है motion? What is the condition? If high court is satisfied that the case involves a substantial question of law. थोड़ा सा अगर आप लोगों ने क्लास कल की ली है शायद कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, substantial question of law, substantial question of law of general importance. I think you all are aware of these words. सृष्टि, Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पता है ना आपको? तो अगर सेकेंड अपील आपको करनी है तो व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन, व्हाट इज द साइन क्वे नन फॉर सेकेंड अपील? It should involve substantial question of law. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. और इतना ही नहीं है, इफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेदर देयर इज एनी नीड ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट? नो, Yes, sir. कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, फ्रॉम अपीलेट डिक्री, एक बार अपील हो चुकी, फर्स्ट अपील हो चुकी है, इन अ सेकेंड अपील, इफ यू वांट टू डू सेकेंड अपील, देन फाइल सेकेंड अपील इन द हाई कोर्ट. High court, if high court is satisfied that there is a substantial, the case involves a substantial question of law, then that can be entertained. Now the question is, what is a substantial question of law? Please. What is substantial question of law? Anyone please? देखिए यहाँ पर जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है,
इन एवरीवेयर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज द सेम। जहां भी आप सुनेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसका सेम ही मीनिंग होगा। आभा, एम आई ऑडिबल? आप लोगों की नींद नहीं खुल रही है, प्लीज ट्राई टू वेकअप। आई थिंक ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है? इतना मुश्किल काम नहीं है, आप अपने समय को यूटिलाइज कर लीजिए। वैसे भी कुछ समय आपका लॉस हुआ है, 2 4 5 दिन पीछे, ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि कवर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, मोशन, व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्लीज, नहीं पता है कोई बात नहीं है, प्लीज एक बार नोट डाउन वन केस लॉ जिसके जरिए आपको पता चल पाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। देयर इज वन केस लॉ दैट इज अ चुन्नीलाल मेहता एंड सन्स। नोट डाउन, लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ चुन्नीलाल मेहता एंड सन्स versus Century Spinning and Manufacturing Company Limited, Century Spinning and Manufacturing Company Limited, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। Sir Chunilal Mehta and Sons versus Century Spinning and Manufacturing Company Limited. सर ईयर बता देंगे? 1962। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, होल्ड ऑन प्लीज, ये थोड़ा सा पैराग्राफ नोट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व the proper test for determining the proper test for determining the proper test for determining whether a question of law raised in the case is whether a question of law raised in the case is substantial would in our opinion comma be whether it is of general public importance, be whether फिर सब्सटेंशियल के बाद substantial would comma in our opinion comma be whether it is of general public importance, it is of general public importance, or whether it directly and substantially, whether it directly or substantially affects the rights of the parties, full stop. A question may be called substantial question of law. A question may be called substantial question of law when
a question may be called substantial question of law when कुछ पॉइंट्स नीचे को आप नोट कर लेंगे, 3-4 पॉइंट्स हैं। आप किसी क्वेश्चन को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कह सकते हैं जब आप देखेंगे कि ये 3-4 चीज़ें उस पॉइंट पे हैं। उस क्वेश्चन में ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है कि हाँ, ये 4-5 चीज़ें अगर हैं, देन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, मीन्स इट इज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या लिखा है एक बार मोहसिन एक बार बताएंगे हमें? The Supreme Court observed the proper test for determining whether a question of law raised in the case is substantial would, in our opinion, be whether it is of general public importance or whether it is directly or substantially affects the rights of the parties. यस, Answer: a question may be called substantial question of law when वेल, हाँ, अब पॉइंट्स नीचे नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ फेयरली डिबेटेबल, इट इज़ फेयरली डिबेटेबल। और second point, there is scope for different opinion, there is a scope for different opinion। फर्स्ट क्या लिखा आपने? इट इज फेयरली डिबेटेबल। और सेकेंड, देर इज a scope for a different opinion, or third is alternative views are equally possible, alternative views are equally possible। And fourth is the point is open and not finally settled by the court। हाँ, सृष्टि एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। इफ यू वांट टू नो दैट दिस क्वेश्चन इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, then how you will decide that it is a substantial question of law? What things should be there in that question? So, first one is it is fairly debatable. B, there is a scope for different opinions. C, the alternate views are equally. सर शायद मेरा The alternative views are equally possible। okay, alternative views are equally possible. And fourth one is the point is open and not finally settled by the court. ओके, सो आपने ये देखा कि पहली चीज़, अगर आप कहना चाहते हैं कि देयर शुड बी ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन दैट क्वेश्चन मस्ट बी फेयरली डिबेटेबल, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपने कहा कि हियर द साइड हियर द बोथ साइड ऑडी अल्ट्रम पार्टम, या फिर आपने कहा कि नेमो जुडेक्स का जस हुआ, अब आप कहें कि सर ये प्रिंसिपल सर अच्छा नहीं है, तो ये तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है। क्यों शशांक? काफ़ी दूर से बात कर रहे हैं आप शशांक। हाँ, इट्स ओके। तो ये क्या है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा अगर ये फेयरली डिबेटेबल है, अगर इसके ऊपर डिबेट हो सकती है तब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं कि उसका एक ही आंसर है, सबको पता यूनिवर्सल ट्रुथ है वो और आप उसके ऊपर लड़ रहे हैं। नो। सेकेंड थिंग, दिस इज स्कोप फॉर अ डिफरेंट ओपिनियन, देयर इज अ स्कोप कि उसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन आ सकती है, स्कोप है डिफरेंट ओपिनियन का। थर्ड इज अल्टरनेटिव व्यूज आर इक्वली पॉसिबल। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये सही है तो ये भी कहा जा सकता है कि ये भी सही है, अगर इक्वली व्यूज अल्टरनेटिव व्यूज आ सकते हैं। अगर इसके साथ ही अगर पॉइंट इज ओपन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से उसके ऊपर कोई इशू नहीं डिस्कस किया गया था, ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, ओपन इशू है, और उसको क्या है फाइनली सेटल नहीं किया है कोर्ट ने, अभी तक कोई उसके ऊपर प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं? दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या है ये? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप इसको कह सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज साइन क्वा नॉन। किसका सेटिस्फैक्शन चाहिए? High Court.
हाँ जी, जो प्राइम कंडीशन है वो क्या है, एक बार फिर से 100 रीड करेंगे एक बार आप फिर से। हाँ जी, अब आप प्रोविजन रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। हाँ जी सृष्टि, एक बार रीड कर देंगे प्लीज़ 100 को। Okay, sir. हाँ जी Section 100, second appeal. Save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves substantial question of law. प्लीज़ यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, किसी को ये तो नहीं दिक्कत हो रही है कि कौन सी डिक्री की अपील यहाँ पर हो रही है, कोई ऐसा है क्या? आपको पता चल रहा है ना कि अगर किसी अपीलेड डिक्री, एक बार अपील हो चुकी है, ओरिजिनल अपील, ओरिजिनल डिक्री से अपील हुई, अब उस अपील की जो है अपील होनी है हाई कोर्ट में, दैट इज अ सेकेंड अपील। इज इट क्लियर नेहा? जी सर। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को यहाँ पे प्लीज? नो सर। हाँ, कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है, एक बार अपील उस कोर्ट में हो चुकी है, फर्स्ट अपील हो चुकी है उसमें, अब सेकेंड अपील की बात की जा रही जो कि हाई कोर्ट में सेकेंड अपील होनी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके, अपील की जा सकती है। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस गिवन अंडर 100, प्लीज 100 इज कन्फाइंड, कुछ कन्फाइन किया गया है थ्रू द 1976 अमेंडमेंट। पहले ये थोड़ा सा ब्रॉड था, लेकिन कुछ रेमेडीज कम की कर दी गई और इसको थोड़ा सा क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कि ऐसा ना हो कि ये क्या है, केसेस को ड्रैग करने के लिए है, आगे बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। साथ ही प्लीज़ क्लॉज 2 रीड करेंगे। Clause 2. An appeal may lie under this section from an appellate decree passed ex parte. यस, अगर कोई एक्स पार्टे डिक्री पास हुई है, तो एक्स पार्टे डिक्री भी अगर कोई अपीलेट कोर्ट में पास हुई है, देन अपील कैन बी प्रेफर्ड, सेकेंड अपील कैन बी प्रेफर्ड। सुमित, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर आई हैव अ डाउट। यस सर। हाँ जी बताइए संजीव। सर ये जो अपील की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स पार्टी हुई है, ये अपील में एक्स पार्टी हुआ है या फिर अपील में, subordinate court? अपील में देखा ना, अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास्ट एक्स पार्टे। अपील अपील में एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है, करेक्ट, और उसकी सेकेंड Okay. अपील कह सकते हैं, करेक्ट। ओके सर। हाँ जी, नाउ थर्ड इज प्लीज। Third, in an appeal under this section, the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal. ओके, आपने देखा था कि अपील कैसे स्टार्ट होगी, थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ अपील। कैसे होगी, कैसे होगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो इन्होंने कहा कि जो अपील है सेकेंड अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बी फॉर्मुलेटेड, ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट कर लिया जाएगा पहले ही, क्योंकि टाइम तो होता नहीं है अपील सुनने के लिए, क्यों? तो इन्होंने कहा कि इन अपील अंडर दिस सेक्शन द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द अपील। सिर्फ उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को प्रिसाइजली फॉर्मुलेट किया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अपील में, एंड दैट ओनली कैन बी अपील्ड इन द सेकेंड अपील। इज इट क्लियर? पूरा का पूरा ये नहीं कि फैक्ट लेके चलो, सब कुछ लेकर के वहां चलना है, करेक्ट? दैट इज नॉट अ ट्रायल, इट्स अपील। तो यहां पर सिर्फ प्रिसाइजली मेमोरेंडम ऑफ अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट किया जाएगा। नाउ प्लीज 4। Fourth, where the High Court is satisfied that substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. हाँ, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई है कि यस देयर इज दिस इज अ राइट केस एंड the question of law is involved, means substantial question of law is involved, then high court shall formulate the question, correct? क्योंकि हाई कोर्ट को उसी क्वेश्चन को सिर्फ सुनना है। इसके अलावा 5 प्लीज। Fifth, the appeal shall be heard on the question so formulated, and respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue the case does not involve such question.
The appeal shall be heard on the questions so formulated, and the respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question. दो ही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी. एक, जो अपीलेंट है वो क्या कहेगा, अपीलेंट क्या कहेगा, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, एंड रिस्पोंडेंट को क्या अलाउ किया जाएगा सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए, the question of law is not involved. Are you getting my point? रश्मि, Yes, sir. कौन सी बात नहीं की जाएगी वहाँ पे, फैक्ट की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ दो ही चीज़ें आर्ग्यू की जाएंगी. अपीलेंट कहेगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियली इन्वॉल्व है, और जो अपीलेंट के बाद जो रिस्पोंडेंट है वो क्या कहेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है. ओनली इसी पर बात की जाएगी, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया गया है उसी क्वेश्चन ऑफ लॉ की ही बात की जाएगी. करेक्ट, सेकेंड अपील में. हाँ, एक बार प्रोविजो रीड करेंगे प्लीज. Provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridges the power of the court to hear, for reason to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that case involves the question. ओके, देखिए अभी आपने देखा कि रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस थे. क्या प्रोविजंस थे कि कोर्ट क्या नहीं करेगी, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील में, कोर्ट ने जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदर देन दैट क्वेश्चन दे कैन नॉट डिस्कस इन द कोर्ट. उनको नहीं डिस्कस किया जाएगा. लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग अ स्कोप दैट कोर्ट कैन, कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल टेक अवे और अब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट. किसी तरीके से कोर्ट के पावर को अब्रिज नहीं कर सकता कोई, कि ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन पूर्णतया एकदम से रोक रहा है कि नहीं, एक बार अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए मतलब वो फॉर्मुलेट हो गया, उसमें अब कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है. वेदर कोर्ट कैन चेंज, मॉडिफाई, और कोर्ट कैन टेक एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ इट थिंक्स फिट. Yes, sir. हाँ जी, सुमित, प्रोविजो क्या कह रहा है. हाँ जी, रश्मि, Yes, sir. व्हाट प्रोविजो सेज. मतलब सर ये हमें थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्ट जो करता है सेक्शन 100 वो थोड़ी सी वो देता है कि नहीं आप कर सकते हैं. शशांक, am I audible? हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है शशांक. बहुत ही क्लियर कट प्रोविजंस हैं इसमें, कुछ ऐसा बहुत डिबेटिव क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर. आपने देखा कि सेकेंड अपील है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर सेटिस्फाई हाई कोर्ट है तो फॉर्मुलेट करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील में वही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, अपीलेंट डिस्कस करेगा और रिस्पोंडेंट रिप्लाई करेगा. लेकिन प्रोविजो कहता है दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और अब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट. किसी तरीके से ना तो कोर्ट के पावर को कम करता है ना ही इसको टेक अवे करता है. टू हियर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, अगर रीजन रिकॉर्ड करती है कोर्ट, देन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट प्रायर, if court is satisfied that a question involves a substantial question of law, then they can hear that matter. Is it clear? Motion. Yes, sir. हाँ जी. अब देखिए एक चीज और है, इन लिमिने क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द इन लिमिने प्रोसीडिंग. सर यहाँ पे जो द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब. एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पर है कि अगर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले ही फॉर्मुलेट कर लिया गया रश्मि, एट द टाइम व्हेन दे आर इंटरटेनिंग द अपील. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. यस सर. लेकिन बाद में उनको लगता है कि एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आ रहा है तो वो उसको भी सुन सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि
लिखा है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल टेक अवे और अब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट। दे कैन टेक अप द अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑल्सो। दे विल गिव अ रीजनिंग इन अ राइटिंग, they will record the reasons, and they can hear the other substantial question of law not formulated by it। पहले formulate नहीं किया गया था लेकिन बाद में आ गया। Are you getting my point? संजय, यस Yes, sir. कोई डाउट किसी को यहाँ पर तो नहीं ना? हाँ, मैंने एक बात करी कि इन लिमिने क्या होता है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो अपील कैन बी डिसमिस्ड इन लिमिने। If there is not a substantial question of law, High Court is not satisfied that there is not any substantial question of law, then it can be dismissed in limine. What is the meaning of in limine? Without speaking order. Without speaking orders. Yes, there is no need to give any reasons. If question is not involved, of question of means the question of substantial question of law is not involved because it is a prime condition. Are you getting my point, Neha? It is a जी सर। it is a prime condition, first condition है ये क्या, substantial question of law, and High Court is satisfied that this is a substantial question of law। हाँ जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस दिए गए हैं कमेंट्स में, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर थोड़ा फोकस रखना है। जब कभी कोई आंसर करना आपको लगे कि हाँ ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है, इट इज़ अ फेयरली डिबेटेबल, सेकेंड ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। कौन सा केस हमने डिस्कस किया है जहाँ पर सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफाइंड है? मोशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? चुन्नीलाल मेहता एंड सन्स जी सर, वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ओके, हाँ 1962। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सेकेंड अपील में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देयर इज सर्टेन प्रोहिबिशन ऑन अ सेकेंड अपील। अपील्स के ऊपर प्रोहिबिशन है, और एक बार प्लीज़ 100A देखेंगे आप, 100 कैपिटल A। No further appeal in हाँ जी, this. हाँ जी, सस्टी प्लीज़, नेहा की आवाज़ नहीं आ रही है। Yes, sir. हाँ जी, 100A. No further appeal in certain cases, notwithstanding anything contained in any letter patent of any high court, or in any instrument having the force of law, or in any other law for the time being in force, where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by the single judge of the high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge. ओके। इट मीन्स अगर किसी जगह पर जब तक कि स्टैट्यूटरी, कल हमने जो बात की थी आपने देखा था, क्यों किसी सिंगल जज के डिसीजन को अपीलेट कोर्ट सिविल अपील की जा सकती है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? देखा था आपने 133 में, बताइए। कल ही हमने शाम को बात की थी। इन सिविल मैटर्स अपील कैन बी प्रेफर्ड अंडर आर्टिकल 133। सस्टी Yes, sir. कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द ऑर्डर जजमेंट सेंटेंस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी फ्रॉम डिक्री जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विद अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट नॉट द सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या नहीं है? हाई कोर्ट की अपील की जा सकती है बट नॉट अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट, एंड until or unless it is not provided specially in any statute। सृष्टि, संजीव, Yes, sir. क्या बात की थी हमने कि हाई कोर्ट की किसी भी डिक्री जजमेंट और फाइनल ऑर्डर की अपील की जा सकती है अंडर आर्टिकल 133, लेकिन हाई कोर्ट का मतलब क्या नहीं है एक्सप्लेनेशन में?
not a single judge of the High Court. Decision of a single judge of High Court, that is also prohibited under 100A. क्या लिखा हुआ है? No further appeal in a certain cases, notwithstanding anything contained in any latest patent or for any High Court or in any instrument having the force of law. एक तो लेटेस्ट पेटेंट, जैसे अगर सिंगल जज इलाहाबाद की अगर हम बात करें, लेटेस्ट पेटेंट का मतलब क्या है सृष्टि? नहीं पता सर। लेटेस्ट पेटेंट का मतलब क्या है, कोई बताएगा हमें प्लीज? सुमित, जो लेटेस्ट पेटेंट कोर्ट है। सर जो प्रेसिडेंशियल टाउन्स में हाई कोर्ट्स हुआ करते थे आज़ादी के पहले 1861 में जो हाई कोर्ट्स बने थे, उनमें से तीन कोर्ट्स के पास लेटर पेटेंट पावर्स थी, क्योंकि वो लेटर पेटेंट एक्ट से इनेक्ट हुए, एस्टैब्लिश हुए थे। तो अगर हम बात करें शशांक, तो लेटेस्ट पेटेंट में इंटरा कोर्ट अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इंट्रा कोर्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड कोर्ट हैं, तो उनके सिंगल जज बेंच की अपील कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? डिवीजन बेंच, करेक्ट। तो जिन कोर्ट्स के पास लेटर्स पेटेंट नहीं है, वो कोर्ट अपील नहीं कर पाएंगी, और वो कोर्ट क्या है? वो पहली चीज तो डिवीजन बेंच में फाइल करें, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपील करें, ठीक है, और उसके बाद भी वो सेकेंड अपील नहीं करेंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज और है, अगर किसी एक्ट में अगर प्रोवाइड किया गया है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इन एनी इंस्ट्रूमेंट द फोर्स ऑफ लॉ और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a judge of high court, no further is appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge. तो 100A के जरिए आपको क्या पता चला नेहा? कि सिंगल जज का जो जजमेंट है वो क्या नहीं किया जा सकता है, उसकी क्या नहीं होगी? फर्दर अपील नहीं होगी, सेकेंड अपील नहीं होगी, फर्दर अपील नहीं होगी, ठीक है। क्या है? नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, ठीक है, क्योंकि उनके पास और पावर्स हैं, वो जाकर के अपना डिवीजन बेंच में मैटर दिखाएं, डायरेक्टली वो सेकेंड अपील की तरफ, फर्दर अपील के लिए मत भागें, करेक्ट। और भी बहुत सारे पावर्स हैं 100A में। कब 100A जोड़ा गया प्लीज? ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन सेक्शन 100A इज एडेड, इंसर्टेड 2002। यस प्लीज। एक बार 2002 का मिनट। हाँ जी, इसको नोट कर लेंगे आप साइड में कि सेक्शन तो 100A। सब्स्टिट्यूटेड हुआ है, नॉट एडेड और इंसर्टेड। एक बार प्लीज, इंसर्टेड बाय 1976, थोड़ा सा रीड करेंगे सुमित, एंड सब्स्टिट्यूटेड इन 2002, इंसर्टेड बाय 1976। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर देखा। Earlier section 100A was inserted by the Act 104 1976। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ ही सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स 100(01) में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी सेकेंड अपील नहीं सुनी जाएगी, कोई और ग्राउंड्स है ही नहीं अदर देन द 100। रश्मि, यस सर। 100(01) क्या कहता है? कि नो सेकेंड अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 100। सेक्शन 100 आपने देखा था अभी सेकेंड अपील का, कि कोई भी सेकेंड अपील और कोई ग्राउंड्स नहीं है जिनके ऊपर सुनी जाए। सिर्फ क्या ग्राउंड है वहां पर 100 में प्लीज? एनीवन? Substantial question of law. Substantial question of law and High Court is satisfied. If the High Court is satisfied that there is a substantial question of law, okay? देखिए 101 में कुछ नहीं दिया गया, जस्ट जनरल प्रोहिबिशन है कि देखिए there is no ground. If you want to file a second appeal, then file under section 100. There is not any other grounds. Only there is one ground, that is there must be a substantial question of law.
Okay, is it clear? Yes, sir. Just wait for 1 minute, please. Yes. हाँ जी. Now, सेक्शन 103, एक बार प्लीज 103 रीड करेंगे. पावर One, ऑफ हाँ जी. सृष्टि 103 Power of High Court to determine issues of fact. In any second appeal, the High Court may, if the evidence on the record is sufficient, determine any issue necessary for the disposal of the appeal. A. Which has not been determined by the lowest appellate court or both by the court of first instance and the lower appellate court, and B, which has been wrongly determined by such court or courts by reason of decision on such question of law as it referred to in section 100. Okay, please. So there may be some chances क्या हो सकते हैं कि if question of law is involved, substantial question of law is involved, and appellate court is not able to dispose of the case completely, and there is a question of fact also. क्या है? And that question of fact is necessary to completely dispose of the appeal. क्या है कि अगर एक अपील फाइल होती है सेकेंड अपील, लेकिन सेकेंड अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ फैक्ट भी उनको क्या करने हैं, डिसाइड करने हैं, जो कि लोअर कोर्ट ने ओरिजिनल लेवल पे, अपीलेट लेवल पे लोअर कोर्ट ने उनको डिस्पोज नहीं किया या नहीं कर पाए थे ड्यू टू द रीजन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के होने की वजह से that was not completely disposed of. Then under 103, power of High Court to determine issue of fact. If there are certain incidental issue of fact that are required to be considered by the court before deciding the appeal, second appeal, the court may, if evidence on the record is sufficient, determine any issue necessary for the disposal of the appeal. रश्मि, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है इस प्रोविजन में 103 में, तो एक बार पूछेंगे प्लीज हमसे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए है क्या ये 103 में कौन सा पावर हाई कोर्ट को है. वैसे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है रश्मि. यस सर. आपने देखा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा कुछ नहीं सुना जाएगा ना सेकेंड अपील में. यस सर. लेकिन अंडर 103 ये कुछ फैक्ट भी अगर डिटरमिन करने पड़ जाएं, अगर हाई क्या है यहां पर, इफ एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट, उस केस में एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट फॉर डिटर्मिनिंग एनी इशू नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील. अगर उस अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर वो फैक्ट का डिटरमिन होना जरूरी है और देयर आर एविडेंसेस ऑन अ रिकॉर्ड सफिशिएंट, then High Court may dispose of the fact also for completely determining the second appeal. वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? ओरिजिनल कोर्ट ने उनको नहीं डिसाइड किया, अपीलेट कोर्ट ने उनको डिसाइड नहीं कर पाया था, और ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि रॉन्गली डिटरमिन हो गए थे कोर्ट के जरिए, क्योंकि वो क्या था, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था. इसलिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट शशांक? हाँ जी सर. ट्रस्टी 103 में क्या है एक बार प्लीज. सर, अगर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि जनरली तो यही है कि इशू ऑफ लॉ ही अलाउ करा जाएगा जिस पे डिबेट होगा, बट इन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैं और कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स पे डिस्कशन करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पर एपलेट कोर्ट और जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट है वो अगर डिटरमाइन नहीं किया उन्होंने, या फिर कोई चीज़ रॉन्गली उन्होंने डिटरमाइन करी है. ओके.
संजीव, Yes, sir. हाँ, यहाँ पर आपको समझ में 103 में कौन सा पावर है हाई कोर्ट का? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमिन इशू ऑफ फैक्ट, जबकि इशू ऑफ फैक्ट डिटरमिन करने का काम नहीं है हाई कोर्ट का। क्यों? Yes, sir. क्या है? सेकंड अपील में वो क्या डिसाइड करने के लिए बैठे हुए हैं? Substantial question of law. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट एनी फैक्ट शुड बी डिटरमिन, कोई फैक्ट डिटरमिन करना जरूरी है और एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट, देन हाई कोर्ट में डिटरमिन दैट फैक्ट। ओके, हो सकता है वो फैक्ट क्या Yes, है, रॉन्गली डिसाइड हो गया है ड्यू टू द अमलगमेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दैट फैक्ट। Lower court is not able to decide the matter, not able to dispose the matter completely. Are you getting my point? Yes, sir. हाँ जी। So ये आपका क्या था? आई थिंक आपने जो प्रोविजंस आज पढ़े ये क्या थे? प्रोविजंस सेकंड अपील के प्रोविजंस थे एंड इसके साथ सर एक सेक्शन शायद छूट गया सर। हाँ जी बताइए। सर सेक्शन 102। 102 नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस, प्लीज हाँ एक बार प्लीज ओपन नहीं इसको रेड कर देंगे। हाँ जी ओके सर। सेक्शन 102 नो सेकंड अपील्स इन सर्टेन केसेस। Yeah. No second appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees. ओके ओके प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपने देखा था जब हम लोगों ने प्लेंट पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था ना कि एक जनरल प्लेंट था और एक मनी सूट के लिए प्लेंट था। क्यों क्यों देखा Yes, था sir. आपने? Yes, sir. तो ये बात जो आ रही है ये किस चीज की है? ओरिजिनल सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए से अगर ज़्यादा का मनी रिकवरी का अगर सूट नहीं है तो उसकी सेकेंड अपील नहीं की जाएगी। इट इज अ प्रोहिबिशन ऑन अपील। क्या है ये? 102 में क्या है? क्या दिया गया है? Prohibition appeal. कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट इज रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000। 25,000 से ज्यादा अगर है तो सेकेंड अपील जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। नो सेकेंड अपील शैल बी प्रेफर्ड। कोई सेकेंड अपील प्रेफर ना की जाए ना मेंटेन की जाएगी वो कोर्ट के जरिए। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. संजीव? हाँ जी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अभी तक आपने जो डिस्कस किया था वो क्या था? ओरिजिनल अपील्स फ्रॉम दी डिक्री। क्यों? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम दी अपीलेट डिक्री एंड अपील्स फ्रॉम दी ऑर्डर्स। आपने देखा था ना कि डिक्री हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकते हैं। क्यों? Yes, sir. तो कुछ ऑर्डर्स भी हैं जिनकी अपील्स होती है, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट रश्मि? यस सर। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी अपील होती है, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी अपील नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं 104, 105 एंड 106। दीज आर 3 प्रोविजंस। इन 3 प्रोविजंस में आपको मिलेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं कि जिनकी अपील की जा सकती है, कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील नहीं की जा सकती है एंड व्हाट कोर्ट्स टू हियर द अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर। ऐसी कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि ऑर्डर्स की अपील होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है डिफरेंस डिक्री और ऑर्डर का? सृष्टि हाँ जी। Yes. क्या है? एक जजमेंट में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं ना। क्यों? Yes, जी sir. सर। बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तो उन ऑर्डर्स, अगर उन ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हो रहे हैं तो आप अपील कर सकते हैं ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपके पोजीशन में थी, लेकिन कोर्ट ने उसको क्या किया? उसको किसी और के पोजीशन में कर दिया। ऑर्डर कर दिया कि ऐसा है कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता है तब तक ये डी की पोजीशन में रहेगी। तो आप इस ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, कि नहीं नहीं ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट करिए, इनको मत दीजिए। क्यों? जी सर। तो
ये ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे कॉस्ट है, चार्ज है, अटैचमेंट है, और बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर्स की क्या लिखा है, अपील से लाई फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ कोड और एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। ये जो नीचे ऑर्डर्स दिए गए हैं इनकी अपील होगी, बाकी अपील नहीं होगी ऑर्डर्स की, ठीक है। तो इसको शायद हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, और आज हम दो ही चीज़ें और डिस्कस करेंगे। पहले जो कि अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री में दो प्रोविजंस अभी डिस्कस करने हैं, 107 एंड 108। अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट संजीव? यस सर। आपने देखा कि पावर ऑफ हाई कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट को भी डिटरमाइन करने का है 103 में, ठीक है। इसके साथ ही दो जनरल पावर हैं हाई कोर्ट के अपील को सुनने के। अपील से रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं जो सब में कॉमन, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपील, इट इज अ पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। ओके, सो 107 एंड 108 वेरी इंपॉर्टेंट। 107 एक बार प्लीज देखेंगे, व्हाट आर द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट्स। जो भी अपीलेट कोर्ट्स हैं उनके पावर क्या है, वो सेकेंड अपील सुन रही है, फर्स्ट अपील सुन रही है, कोई भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट संजीव, मोशन? यस सर। कि अगर कोई अपीलेट कोर्ट है तो उसका पावर क्या है। और प्लीज ये प्रोविजन 7 एंड 8 ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे इन्हें, क्योंकि वहां पर पूछा जाता है कि अंडर व्हाट सेक्शंस पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट्स इज गिवन एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट, व्हाट अपीलेट कोर्ट्स कैन डू। जैसे आपने देखा था ना कि जनरल कोर्ट्स को बहुत सारे पावर्स हैं, जो कि ओरिजिनल सुनती हैं डिक्री, ओरिजिनल सूट सुनते हैं जो, ठीक है। तो जो अपील सुनते हैं उनके पास क्या पावर्स रहेंगे, वो कौन से पावर्स ऐसे हैं जो पावर्स आपको पता चले। प्लीज 107 जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, रीड सेक्शन 107 प्लीज। एनीवन प्लीज। 107 Power of Appellate Court. Clause 1. Subject to the conditions and limitations as may be prescribed, the Appellate Court shall have power A. to determine a case finally, B. to remand a case, C. to frame issues and refer them for trial, and D. to take additional evidence or to require such evidence to be taken. ओके प्लीज, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन फॉर्म होगा आपका प्री के लिए इस तरीके से होगा। नॉर्मली अगर आपसे मेंस में पूछ देते हैं तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन प्री में क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं इस तरीके से कि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट्स विच इज़ नॉट द पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट अंडर 107 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर to determine a case finally, demand a case, frame issue, take additional evidence, completely dispose of the case। बहुत सारे पॉइंटर्स बना देंगे। तो क्या है 4 पॉइंट्स, कौन कौन सी चीजें हैं? टू डिटरमिन द केस फाइनली, एंड नाउ सेकेंड इज टू रिमांड केस, to remand the case, and the third is, to frame issues and refer them for trial, and the fourth is, to take additional evidence or to require such evidence to be taken. ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अपीलेट कोर्ट का पावर पहला है केस को फाइनली डिटरमिन करना, ठीक है। सेकेंड, केस को रिमांड पर लेना, उसके बाद इशू फ्रेम करके और उसको ट्रायल के लिए रिफर कर देना, करेक्ट। ये भी अपीलेट कोर्ट के पास पावर है। नाउ थर्ड इज फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, एंड फोर्थ इज टू टेक एडिशनल एविडेंसेस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। और ये भी कह सकता है कि आप ये एविडेंसेस मंगा लीजिए और इन एविडेंसेस को आप कलेक्ट करिए। तो ये 3-4 पावर्स हैं। फर्स्ट पावर सस्ती एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, कौन कौन से हैं? First one is power to determine the case finally. Second is to remand a case. Third is to frame issues and refer them for trial. And fourth one is to take additional evidence and to require such evidence to be taken. ओके। इसके साथ ही सब्जेक्ट एज अ फर्स्ट सेड,
इसके अलावा अगर ऊपर जो प्रोविजंस दिए गए, जो पावर ऊपर दिया गया है, इसके अलावा प्लीज क्लॉज 2 रीड करेंगे एक बार। Subject as foresaid, the appellate court shall have same powers and shall perform as nearly as may be the same duties as conferred and imposed by this code on the court of original jurisdiction in respect of suits instituted therein. ओके इसका मतलब क्या है कि एज नियरली एज पॉसिबल ऑल द ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ द ओरिजिनल कोड्स, पहले जहाँ पर सूट फाइल किया जाता है तो उसको पावर होता है ना इम्पाउंड करने का, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने का, समन करने का, क्यों नेहा? जी सर। ओरिजिनल सूट जहाँ फाइल होता है उसको बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो सारे पावर्स हैं इशू करने का, कमीशन, रिमांड पर लेने का, केस को ट्रांसफ़र करने का। तो ये क्या है, जो अबव पावर दिए गए हैं टू डिटरमिन केस फाइनली, रिमांड केस, फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, टू टेक एडिशनल एविडेंसेस, रिक्वायर सच एविडेंस टू टेकन, ठीक है। ये सारे पावर्स के अलावा जो भी एक सिविल कोर्ट के पावर हैं जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है ओरिजिनली, उस सारे के सारे पावर्स किसके पास हैं? किसके पास हैं? Appellate court. अपीलेट कोर्ट के पास। वो अपीलेट कोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है सृष्टि? High court. नो नो नो, अपीलेट कोर्ट यहाँ पे सेकंड अपील लाइव हो रही है। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों ही। अपीलेट कोर्ट का मतलब कोई भी अपीलेट कोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल प्रोविजन है सृष्टि, Okay, sir. it's a general provision relating to appeal. It is not relating to the second appeal only. It may be a first appeal or a second appeal. कोई भी हो सकता है। Is it clear? 107 is for appeal, general appeal, कोई भी appeal हो। Now 108 एक बार प्लीज। 108 Procedure in appeals from appellate decree and orders. The provisions of this part relating to appeal from original decree shall, so far as may be, applies to appeal A from appellate decree or B from orders made under this chapter or under any special or local law in which a different procedure is not provided. Okay. Procedure in appeals from appellate decree and orders. The provision of this part relating to appeals from original decree shall, so far as may be, apply to appeals from appellate decree, from orders made under this code or under any special or local law in which a different procedure is not provided. कहीं पर भी अगर कोई ऑर्डर है जिसकी अपील करनी है आपको, वो सिविल है या फिर कोई अपीलेट डिक्री है, तो उन्होंने कहा कि ये जो 108 है, 108 में कौन से प्रोविजंस अप्लाई करेंगे? द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट रश्मि? यस सर। 108 में क्या दिया गया है? प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री एंड ऑर्डर्स। एक बार प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। 108 में क्या कह रहा है 108 शशांक? The procedure in appeals from appellate decrees and orders. एक बार रीड करेंगे इसको तब समझ में आएगा। हाँ जी। The provisions of this part relating to appeals from original decree shall, so far as may be, applied to appeals from appellate decrees and from orders made under this code or under any special or local law in which a different procedure is not provided. Okay. It means जो भी प्रोसीजर वो अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री का है, वो किस में अप्लाई होगा? किसके लिए अप्लाई होगा? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री का जो प्रोसीजर है shall apply to the appeals from appellate decree, from orders made under this code or and any special or local law if any other procedure is not prescribed. कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? देखिए आप ओरिजिनल डिक्री। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। अरे अपील करने का प्रोसीजर तो एक ही होगा ना, क्यों? वो सेकेंड हो या फर्स्ट हो, क्यों? तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री का जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर शैल बी फॉलोड
एंड अपील अप्लाई टू द अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री, जो अपीलेट डिक्री हैं उनमें भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा, और ऑर्डर्स जो भी मेड किए जाएंगे इस कोड के अंदर या फिर किसी लोकल स्पेशल लॉ में जहां पर उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, उन जगहों पर ओरिजिनल अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। 108 में आपको ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया। तो आपने देखा 107 एंड 108 में पावर ऑफ हाई कोर्ट, आपने पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट कहां पर दिया गया है, अंडर सेक्शन 107 एंड ओरिजिनल डिक्री का प्रोसीजर जो क्या है, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, द प्रोसीजर ऑफ अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री शैल बी फॉलोड इन द अपील्स फ्रॉम अपीलेट ऑर्डर, अपीलेट डिक्री and any other order and a local or any special order if procedure is not prescribed in that statute. Is it clear? Yes, sir. हाँ जी, इसके साथ ही देखो दो चीज़ें अभी बची हैं आपकी, एक अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ये दो चीज़ें सिर्फ बची हुई हैं, ये हम शायद कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। और उसके बाद फिर हम रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन और एग्जीक्यूशन इसके बाद करेंगे, करेक्ट? इज इट क्लियर? जी Yes, सर। sir. जी सर। किसी को कोई डाउट है अगर यहाँ पर देखिए, ये आप ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, तो आपको कल पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील हो सकती है, जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। आपने देखा डिक्री, तो आपने देखा कि ओरिजिनल अपील, और आपने देखा सेकेंड अपील, उसके साथ ही आपने देखा पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, क्या जनरल पावर है अपीलेट कोर्ट का, ठीक है। और इसके साथ ही अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ये आपने वहाँ पर भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी द सेम प्रोविजन इज गिवन है 109 में, ठीक है। हम इसको देखेंगे और कल हम देखेंगे क्या कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से हैं, कौन से नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, हाउ अपील कैन बी प्रेफर्ड फ्रॉम द ऑर्डर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. So thank you so much to all of you, and let's meet at 1 PM, okay? जो लोग लिमिटेशंस Thank में you so हैं, much, sir. ओके, हाँ। एंड किसी का कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? सर लिमिटेशन का भी कितना पढ़ा